गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत सारी बधाइयाँ, स्वतंत्रता दिवस की। आज हिंदू एडिटोरियल में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान, उसमें काफ़ी कंटेंसेस कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में है कि थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे कि कैसे इंडिया इवोल्व हो और कैसे हमारी सोसाइटी बनी है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड डेमोक्रेसी के ऊपर है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आज के दिन राइटर क्या वार्निंग देना चाह रहा है। ये जीएस पेपर 2 और 4 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा जो भी कंटेंसेस क्राइटेरिया है, पीएम ऊषा स्कीम। ऊषा क्या है? ये प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान। अब राइटर कह रहा है कि सेंटर को रिविजिट करने की ज़रूरत है पीएम ऊषा स्कीम को, ताकि जो स्टेट्स के जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो लाया था उसको स्टेट को, अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके जो क्राइटेरिया हैं उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो ये पीएम ऊषा स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान, इससे लग रहा है कि काफ़ी एक्सक्लूसिविस्ट नेचर आ रहा है कि आप स्टेट को दूर करना चाह रहे हो, न कि साथ लेना चाह रहे हो। क्योंकि इसमें जो गाइडलाइन है स्कीम की, आप देखो कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, इन दोनों को यहाँ पे वो किया गया था। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान 1 और 2 को दोनों को मर्ज करके एक इम्प्रोवाइज वर्जन बनाया था पीएम ऊषा स्कीम। और इसका उद्देश्य ये था कि एक्सेस इक्विटी, मतलब एजुकेशन के लिए एक्सेस या फंडिंग के लिए एक्सेस और इक्विटी बढ़ाना, और स्टेट के हायर एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से एक एक्सीलेंस की तरफ लेके जाना सेंट्रल फंडिंग के द्वारा। तो ये इसका उद्देश्य था। लेकिन अभी तक देखो सिर्फ 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने ही पीएम ऊषा को अभी ज्वाइन किया है। और इसमें सबसे पहले कंडीशन ये थी कि एमओयू साइन करना पड़ता था स्टेट्स को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में, जिसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने मनाही कर दिया कि नहीं, हम ये एमओयू साइन नहीं करेंगे। और इसमें आप ये देखो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको करने की बजाय जो एमओयू साइन किया गया उसमें ये है कि स्टेट्स को कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के गाइडेंस को फॉलो करेंगे। दूसरा क्या है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये भी इसके कंडीशन में था, क्राइटेरिया में था कि अगर आपको फंडिंग लेनी है तो आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब ये है कि अगर स्टेट इन कंडीशन को न माने तो क्या होगा कि जो स्टेट है ना, वो शेयर नहीं मिलेगा उनको, जो नियर बाई 12,000 करोड़ के आसपास है, जो 2023, 24 और 25-26 तक मिलना था। और उसका मेन उद्देश्य था कि स्टेट की हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, तो स्टेट्स को ये फंडिंग नहीं मिलेगी। और ये कंडीशन तब है जब देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60-40 का रेशियो है कि 40% फंडिंग तो स्टेट्स ऑलरेडी दे रहे हैं, बट जो 60% का रेशियो मिलना है वो इनको नहीं मिलेगा अगर ये कंडीशन नहीं मानेंगे। और काफ़ी स्टेट्स ने तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे बहुत ज़्यादा इसका अपोज किया था कि नहीं, इसमें जो कंटेंसेस चीज़ें हैं वो हटानी पड़ेंगी। और रिसेंटली तमिलनाडु ने तो अपना खुद का ये एक इनिशिएटिव ले लिया कि अपनी खुद की स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो कहीं पे उसमें फ्रैक्चर नज़र आ रहे हैं। अब और डिमांड ये उठ रही है कि एजुकेशन को क्या कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में डाला जाए, कंकरेंट लिस्ट में न डाला जाए, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे इसको डाला गया था। अब इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब इसमें आप देखो कि जो पीएम ऊषा में है उसमें और भी काफ़ी इस टाइप के कंटेंसेस चीज़ें हैं जो इम्पोज की गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये डायरेक्टली नहीं है, बैकडोर से इम्पोज करने की। बैकडोर का एग्जांपल आप देखो कि जहाँ पे फंडिंग थी 12,000 करोड़ की, अगर उसको मना किया जाएगा और स्टेट उस अवेल नहीं कर पाएंगे हायर एजुकेशन में, तो ओबियसली ये बैकडोर की एंट्री है। और एक इस स्कीम में एक और कंटेंसेस क्या है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन है डिग्री प्रोग्राम में। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हो 3 साल की, और आप 1 साल बाद आप छोड़ना चाह रहे हो, आपने छोड़ दिया और आप 2 साल बाद वापस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली ये होगा कि आप, मतलब एक ग्रेजुएशन कंटिन्यूटी नहीं हुई, आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन हो गया। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की गाइडलाइन है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये भी कंटेंसेस हैं, स्टेट इसको एग्री नहीं हो रहे।
क्योंकि इसमें ये देखो कि जब एकेडमिक स्टेक होल्डर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई सीरियस कंसर्न जाहिर किए हैं स्टेट्स वालों ने कि ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन है, इससे क्या होगा कि ज़्यादा ड्रॉप आउट होंगे। क्योंकि एक बार आपने एग्जिट कर लिया तो आप किसी कारणवश एम्प्लॉयमेंट के कारण दोबारा ज्वाइन नहीं करो तो इससे ड्रॉप आउट की चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरा क्या है कि जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसने भी कंसर्न जाहिर किए हैं कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, वो तो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम अफोर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि फिलहाल ये 3 साल का है। दूसरा क्या है कि 1 साल जो एक्स्ट्रा वहाँ पे करेंगे ताकि उनको डिग्री मिले, वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के पास तो पैसा ही नहीं है। और जो स्टेट जिन्होंने सपोर्ट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एग्जांपल दिया जाता है कि मेघालय का, उन्होंने खुद बताया कि जो फंडिंग का क्राइटेरिया है उसको आपको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेनिफिशियरी यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या होता है, आप देखो सिंपल में, स्टेट यूनिवर्सिटी अगर इनिशियल में ऑपरेशन होती है उसके बाद उसने फंडिंग नहीं होती, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फिर से रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जिन स्टेट्स का ये डिसेंटिंग नोट्स है उसको एड्रेस किया जा सके और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप ठीक तरह से इंप्लीमेंट करो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक है। कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और रिसेंटली मणिपुर, गुड़गांव में किस तरह से कितने ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, मतलब चाहे रिलीजन के नाम पे देखो, इथनिसिटी के नाम पे, या कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा। तो उसमें वही कह रहे हैं कि ये इतने स्टेट्स की न्यूज़ तो हमेशा फ्रंट पेज पे रहती है, और आप देखो कि रात को हेडलाइन इन्हीं की चलती रहती है। जो विक्टिम्स हैं, ऑल्दो उनको याद नहीं रखा जाता, लेकिन इन स्टेट्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। सेक्शन 144 का एग्जाम देखो, कितना कर्फ्यू रिसेंटली गुड़गांव में लगा था, तो उसमें देखो कि इसमें कर्फ्यू इम्पोज करने का है, जिसमें 4 या 4 से 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, आप मूव नहीं कर सकते, इंटरनेट बैन हो जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरा देखो सेक्शन 153 और 295, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है जब भी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तो उस टाइम पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एक SC/ST एक्ट 1989 का, ये उनको पनिश करने के लिए है जो भी कास्ट के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल आपने किसी लोअर कास्ट वाले को किसी गलत नाम से बोल दिया या उसकी डिग्निटी हर्ट कर दी, तो आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंडर में डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा। इसमें बेल का प्रोविजन भी नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जाम्पल देखो, ये पेनलाइज करता है जो भी MCC को वायलेट करता है। ये कौन इंप्लीमेंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको जब भी इलेक्शन डेट अनाउंस होती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट लागू हो जाता है, और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए, आप इलेक्शन जीतने के लिए, वोट के लिए। सेकंड होता है कि आप कोई इस टाइप का भाषण नहीं दे सकते जिसके कारण जनता में आपस में कोई पोलराइजेशन हो जाए, या फिर आप कोई फ्रीबीज उस टाइम पे नहीं बांट सकते, कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, कोई उद्घाटन नहीं कर सकते। तो आप देखो इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ें हैं, अगर इनको कोई वायलेट करेगा MCC को तो उसको पेनल के प्रोविज़न है। अब ये लॉज आप देखो, जिसमें जर्नलिस्ट हो गए, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन्होंने मतलब ये देखा कि कई बार तो ये जो कानून है इनको बिल्कुल सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है और पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है। MCC का देखो कई बार रूलिंग पार्टी कितना ज़्यादा वायलेशन करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है। अपोजिशन पार्टी और बाकी पार्टी के अगेंस्ट में बिल्कुल ये पूरी तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। सेम एग्जाम्पल दिया जाता है बाकी स्टेट्स का। अब देखो कि इंटरनेट का सस्पेंशन, JNK में देखो नियर बाई 1.5 साल के आसपास इंटरनेट शट डाउन हुआ, तो वहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कितना ज़्यादा वायलेशन होता है। इवन अभी तो इंटरनेट राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 का पार्ट भी माना जाता है, मतलब अपने आप में फंडामेंटल राइट है, केरला हाई कोर्ट ने बोला था। तो अगर इतना ज़्यादा सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट होगा, तो उसमें ये देखो कि जो मेन उद्देश्य ये था कि जो स्प्रेड ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब मिस न्यूज़ और बैड न्यूज़, जितने भी तरह की फॉल्स न्यूज़ होती है उनको रोकने के लिए था कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और दूसरी तरह की ना हो। इसमें कई बार एग्जांपल दिया जाता है कि जब चीटिंग भी होती है एग्जाम में, इसको रोकने के लिए कई बार इंटरनेट बैन किया जाता है। उसमें भी बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बल्कि ये वाली चीज़ें वैसे भी हैंडल की जा सकती हैं। अब जो पुराने कॉलोनियल लॉज थे उनको हमने चेंज करके कुछ नए लॉज हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज करने की बात कही है। और 75 साल हो गए, जिसमें आप देखो कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसको मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखो कि कितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए आप ये देखो जो हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेटस क्यों, अब राइटर का पूरा फोकस यही होगा कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट हमेशा एक जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है उसकी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की बात कर रही हैं।
आप ये देखो कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में, उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू, वो जब दंगे हो रहे, दंगों के बीच में जाके खड़े हो गए थे और जो मुस्लिम थे माइनॉरिटी, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा था उसको रोक दिया था। आप ये देखो, लेकिन 2023 में राइटर ये कहना चाह रहा है कि अब देखो मणिपुर में और बाकी जगह पे कितने ज़्यादा पंगे हो रहे हैं, तो और आज के दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना उसमें साइलेंस भी नहीं तोड़ा, मतलब ज़्यादा शब्द नहीं बोले और कोई ट्वीट भी नहीं किया कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको ये किया जाए। तो हम यही कह रहे थे कि जितनी भी डेथ की जा रही हैं, जैसे हिंदू विजिलेंटे, आप देखो काऊ विजिलेंटे के नाम पे कई बार चीज़ें होती हैं, तो वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी पूरी तरह उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा और चीज़ों को इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा, क्योंकि 75 साल में आप ये देखो जो दंगे हैं, ऑल्दो ये कम हुए हैं, बट आप ये देखो कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने कितनी एक्सपेक्टेशन मीट की है कि भाई जैसे ही दंगे होंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर आना पड़ेगा और उस दंगे के ऊपर कुछ अच्छे शब्द बोल के उसको बंद कराना पड़ेगा। बट अब ये देखो कि जो वायलेंस है और हमारी पॉलिटी है, मतलब ये चीज़ें देखो कि हमारी पॉलिटी के ऊपर पूरा शेडो आ गया और वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है नथुराम गोडसे का। नथुराम गोडसे के बारे में बताया जाता है कि वो खुद एक जर्नलिस्ट था, न्यूज़पेपर का एडिटर था, और उसने एक राइफल क्लब एसोसिएशन बॉम्बे में फाउंड किया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वो वी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर का एक टाइप में एक भगत था, क्योंकि आप देखो कि वीर दामोदर सावरकर ने क्या किया था, हिंदू महासभा को फाउंड किया था। और उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि उनका ये स्लोगन था कि या तो मिलिटराइज हिंदुज़म और हिंदुआइज द मिलिट्री, मतलब जो हिंदुज़म है, जो एक आइडियोलॉजी है हिंदू धर्म की, उसको मिलिटराइज किया जाए। पता नहीं वो किस सेंस में कह रहा है, या हिंदुआइज द मिलिट्री, कि जो हिंदूज हैं उनको एक मिलिट्री, मतलब मिलिट्री क्या होता है, कोर्सिव स्ट्रेटजी, मतलब आप एक आक्रामक रूप धारण करने वाली बात होगी कि आप फोर्स का इस्तेमाल करोगे। और उसका जो न्यूज़पेपर भी था अग्रणी, और बाद में उसका एक न्यूज़पेपर था लेटर हिंदू शास्त्रा, उसमें भी यही था कि जो राइटिंग्स थी काफ़ी, वो बता रहे हैं कि अलग ही हेट क्रिएट करने वाली थी, जो पब्लिक स्क्रूटिनी को ब्रीच कर रही थी 1947 में। और गोडसे ने गांधी को मारा, वो कह रहा है कि वही रिस्पॉन्सिबल था इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के, और ये चाह रहे थे कि हमें एक प्योरली हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और मुस्लिम्स को वापस भेज दिया जाए यहाँ से। और उस टाइम पे उन्होंने अपना डिफेंस यूज़ किया कि गांधी का जो मर्डर ट्रायल हो रहा था कि ये वर्जन है कि हम एक हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उसने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा परसुएसिव टेक्निक्स थी कि उस टाइम पे उसने हाई कोर्ट जज जो कि जीडी खोसला थे, उसको भी उसने इसी तरह परसुएड किया कि ऑल्दो उसके पास में ऑप्शन था कि वो बता दे कि वो गिल्टी नहीं है, मतलब उसने कोई गुनाह नहीं किया, बट उसने इतना अच्छे से आर्टिकुलेट किया और फोटोजेनिक तरीके से बताया। तो वो कंपेयर करा राइटर की, आज के दिन आप देखो कि वो अगर ऐसा आज के दिन होते गोडसे तो अपने आप में बहुत ही तगड़े जर्नलिस्ट होते, जब मतलब उनकी रैंकिंग हाई हो जाती, मतलब उनकी परसुएशन पावर इतनी थी कि उन्होंने गिल्टी भी नहीं माना और चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया। और उस टाइम पे जो उनकी डिमांड थी कि मुस्लिम जो हैं वो यहाँ से निकल जाएं और उनको इंडिया छोड़ के चला जाना चाहिए, ये आज के दिन आप देखो कि ये चीज़ राइटर कह रहा है कि ये चीज़ें हमें सच नज़र आती जा रही हैं। क्योंकि जो इसका जो फर्स्ट हाफ है, जो इसने स्लोगन दिया था कि मिलिटराइज हिंदुज़म और हिंदुआइज द मिलिट्री, तो ये तो बोल रहा है कि ये तो दिख ही रहा है। आज के दिन आप देखो कि जो बजरंग दल है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ इंडिया में, कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपना ये काऊ विजिलेंटे के नाम पे इस टाइप की चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस स्लोगन है ये तो आज के दिन सच होता नज़र आ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो हिस्टोरियन है वो फ्यूचर में क्या लिखेंगे। भाई आज के दिन जो पुराने लोगों ने हिस्ट्री के बारे में लिखा, अगर आज के बाद देखोगे कि 200 साल के बाद अगर लिखना होगा तो वही कहेंगे कि वो उनको चीज़ें मिलेगी नहीं, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं लोक नीति के हिसाब से क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होगी, वहाँ पे हमेशा इंटरप्शन और यही हो रहे हैं कि किसी चीज़ को कोई बात बताया तो उसमें सस्पेंड किया जा रहा है, चीज़ों को एक्सपंज किया जा रहा है। तो आप देखो कि हिस्टोरियन को यही लिखना पड़ेगा कि हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। अब ये देखो कि लेस देन 1 हैंडफुल ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बता रहे हैं कि रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे तो आ ही नहीं रहे। जो डीएम के एग्जाम्पल दिया जाता है द्रविड़ मुनेत्र कजाकम तृणमूल कांग्रेस, उनको तो कई बार बोलने को दिया ही नहीं जाता। तो ये लिखना पड़ेगा कि 10 साल से वो तो बोल ही नहीं पाए पार्लियामेंट में। दूसरा क्या कह रहा है जो हिस्टोरियन है वो थोड़ा इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे कि जो पॉलिटिकल गेंस के लिए लोगों ने मतलब किस किस हथकंडे को इस्तेमाल किया है। और जो 2013 में जो हुआ ये कोई समझ नहीं पाएगा कि कितना ड्रामेटिकली शिफ्ट हो गया उसके बाद में। आप ये देखो कि जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल है ये अपने आप में ये दिखाएगा कि ये 180 डिग्री टर्न हो गया, मतलब चीज़ें यहाँ
मूव कर रही थी और 180 डिग्री मतलब पूरी रिवर्स ही हो गई। अब आर्कियोलॉजिस्ट के टूल का एग्जांपल देखो कि कितनी बार देखो कि अभी मोन्यूमेंट जैसे ज्ञानवापी मोन्यूमेंट के ऊपर वो चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा लेयर उसकी बाहर निकालोगे। आप देखो कि आप 2 लेयर निकालोगे आपको कोई और रिलीजन निकलेगा, 4 निकालोगे तो कोई और निकलेगा। तो यही कह रहा है कि कितने हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं वो कितने खोदे जाएंगे भी कौन से रिलीजन से डिपेंड करता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई और अगर इसको ज़्यादा खोदोगे तो आप देखो ये बुद्धिस्ट इरा मिल गई, उससे नीचे जाओगे तो आपको वैदिक इरा मिल जाएगी। मतलब राइटर कह रहा है कि कोई लिमिट है नहीं इसमें। दूसरा क्या है कि जो हिस्टोरियन है वो पूछेंगे कि जो नाम है आज के दिन के, आप देखो कि अगर कोई आइडियोलॉजी शेप करी, फॉर एग्जांपल हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो सारे जो स्टेट्स के सिटी के नाम है वो भी आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरे शेप हो जाएंगे। और लीडर्स का एग्जांपल दिया जाता है कि वो इस टाइप के स्लोगन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा वायलेंस ही बढ़ता जा रहा है अपने पॉलिटिकल ऑफिस को वो करने के लिए। और यहाँ पे इन टाइप के लोगों को पॉलिटिकल ऑफिस में अवार्ड भी दिया जाता है। अब आप अभी यहाँ पे हेल्थ वाला स्पोर्ट्स वाला इशू देखो कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन दिल्ली में यहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको न्याय मिला जाए, जस्टिस उनको इंश्योर किया जाए, लेकिन फाइनली क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इवन FIR होने बाद में अरेस्ट भी नहीं किया गया। अब दूसरा क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सिविलिटी और प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन किया जाए। और हेट तो क्या कर रहा है, हेट तो अपने आप में एक नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि इसको पॉलिटिकली करेक्ट माना गया और पॉलिटिकली इसको रिवार्ड किया जाता है। दूसरा राइटर डिस्कस करना चाह रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र जो सावरकर का आइडिया है या गोडसे का, उसके हिसाब से हिंदू राष्ट्र कैसा हो गया। पहले तो ये देखो कि पहले तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जो गोडसे का डिजायर थी कि हिंदू राष्ट्र किस टाइप में बनाएंगे वो कैसा होगा, लेकिन आज के दिन ये खुद पॉसिबल नज़र आ रहा है कि किस टाइप का दिखेगा और लोग उस टाइप पे कैसे होंगे। अब हिंदू राष्ट्र में बोल रहा है कि एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें जो अपर कास्ट हिंदू है उनके नॉर्म्स पूरे कंट्री के बाकी लोगों के ऊपर इम्पोज किए जाएंगे और एट द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द होमोजेनिटी। मतलब ये बोला जाएगा कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करोगे, जिसमें लग रहा है कि जो मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको अपने आप में डर लगेगा कि वो पब्लिक में आएंगे तो उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो मुस्लिम है कि नहीं है। दूसरा आप देखो कि जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए और उनके घर पे मान लो रेड लगाई गई कि कभी उनका रेफ्रिजरेटर चेक किया गया कि यहाँ पे कोई गाय का मांस है, कोई और चीज़ है, तो अपने आप में एक डर का माहौल हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको, क्योंकि अगर इस टाइप की परसेप्शन होगी कि ये वाली कम्युनिटी हमारे हित में नहीं है, तो उनको आप देखोगे जो गेटेड कम्युनिटीज है जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा और उनको उस टाइप का नेबरहुड होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन लोग ही हों। और जो हिंदू फेस्टिवल है वो देखो कि वो सेलिब्रेटेड किए जाएंगे जहाँ पे जो एंटी मुस्लिम है उस टाइप के स्पीच अगर ज़्यादा होंगे किसी भी उसके द्वारा, ग्रुप के द्वारा, चाहे वो रैप म्यूजिक का इस्तेमाल हो या किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए, तो माइनॉरिटी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होगी। जिसमें क्या है कि सभी हिंदूज़ को एक तरह कंपलसरी किया जाएगा आप टेम्पल का डोनेशन करो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो रिलीजियस के प्रति अपने सिंपथाइजर हो या ना हो, तो इस टाइप का उसको फोर्स किया जा सकता है। दूसरा क्या, बुलडोजर का एग्जांपल दिया जाता है कि मुस्लिम्स के कितने घर तोड़े जाते हैं, मतलब कई जगह पे, चाहे वो उसने कोई इलीगल एक्ट किया बट इवन कोर्ट ने खुद कहा कि आप घर तोड़ने से पहले वार्निंग दो, आप विदाउट ड्यू वार्निंग के ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। इवन देखो आप कितने उनके ट्रेड्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अगर आप बाइकाट करोगे तो कैसे अपना सरवाइवल कर जाए। दूसरा एग्जाम्पल दिया था मूवी के फिल्म स्टार का या एक्टर्स का कि उनको कितनी ज़्यादा गाली दी जाती है, किसी फिल्म स्टार की मूवी पे बैन किया जा सकता है। जो टेक्स्ट बुक होंगी जो आज के दिन हम पढ़ रहे हैं उनको भी इसी तरह से लिखा जाएगा कि आने वाली जनरेशन को ब्रेन वॉश किया जाए और एक मेजोरिटी रिलीजन ही इस्टेब्लिश किया जाए। अब यही कह रहा है कि जो जस्टिस की आवाज़ है सॉफ्ट है, बट अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इग्नोर करोगी तो ये बहुत ही लेट हो जाएगा। अभी आप देखो कि जो अपर कास्ट हिंदू के नॉर्म्स हैं, अगर देखो कि वीमेन को कितना ज़्यादा कई बार सबसर्वियंस किया जाता है, उसको सेक्युलरिज्म किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, कोई उसको राइट्स नहीं दिए जाते। आप ये देखो कि इसमें नियर बाई हाफ ऑफ द फोल्क वीमेन पॉपुलेशन ही है। दूसरा देखो कि जो वीमेन का वर्क फोर्स में कि नियर बाई 25% से भी कम हमारा वीमेन का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, जबकि आयरन ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फर्टिलिटी भी कम हो गई, मतलब ये 2.1 से भी का TFR कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वर्क फोर्स में वीमेन नहीं है। तो किस टाइप की हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब ये देखो कि एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट निकाली थी जेंडर गैप वाली, उसमें आप देखो कि इंडिया भी इन कंट्रीज़ के बराबर आ गया। आप देखो इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमेन, मतलब ये कंट्री तो आप देखो कितने गए गुजरे हैं। पाकिस्तान की हालत देखो, सीरिया की, यमेन की, कितने दंगे होते रहते हैं यहाँ पे और कितना वीमेन के प्रति वायलेशन होता है। तो इंडिया भी इन्हीं कंट्रीज़ में यहाँ पे दिखाया गया इस रिपोर्ट में। और मिडिल इनकम कंट्री आप ये देखो
क्योंकि इसमें इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर सर्वे किया है कि अगर जेंडर गैप बढ़ेगा तो अपने आप में एक आप कंट्री की प्रोग्रेस इंश्योर नहीं कर सकते। और दूसरा कह रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र होगा वहाँ पे यही होगा कि इस टाइप की आपस में धर्मों में आग लगेगी, बाकी जो धर्म है उनको कंज्यूम कर लिया जाएगा, मतलब जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, दलित और बुद्धिस्ट, इनको माना ही नहीं जाएगा और पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र बनना ये उनका सपना दिखा रहा है। उस के हिसाब से राइटर का ये पर्सपेक्टिव है। और ऑर्डिनरी सिटीजन है इंडिया का, वो मतलब इतने ही साहस दिखाई नहीं पाएगा कि इस तरह की जो हेट फैली है उसको कैसे बुझाए, क्योंकि जब वाइल्ड फायर होती है वहाँ पे बैकेट के पानी से कुछ नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फायर ब्रिगेड यूज़ करनी पड़े। तो वही सिचुएशन सेम दिखा रहा है, अगर इतनी कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैश होंगे और सिर्फ एक रिलीजन को थोपा जाएगा तो किस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। ये पूरा राइटर का पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जब ये देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें यही होगा कि आप क्या चूज़ करना चाह रहे हो, कि आप गॉडसे का हिंदू राष्ट्र चूज़ करना चाह रहे हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में जो सबसे पहली लाइन लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कौन सी चीज़ आप चूज़ करना चाह रहे हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इंडिया में जो वो गिफ्ट है या वार्निंग है, क्योंकि जो 76th इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, उसमें आप देखो कि G20 में भी पूरे डेलीगेशन में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हर जगह पे, दिल्ली कैपिटल में या बाकी जगह पे देखो कितने ज़्यादा बैनर लगे हैं कि हर जगह लिखा है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्या ये क्लेम है, ये मतलब सिर्फ हम बढ़ाई कर रहे हैं और इसमें कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। क्या हमने स्कूल में सीखा था ना कि भाई ग्रीस है, वहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई थी। और राइटर ये कह रहा है कि ऑल तो ठीक है, ग्रीक का पूरा रिस्पेक्ट है, और लेकिन दोनों कंट्री का अपने अपने कुछ पॉइंट है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी या इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा है कि एंशिएंट एथेंस में वहाँ पे इन्वेंट की गई थी और बाद में ग्लोब के बाकी कंट्रीज़ में इसका स्प्रेड हो गया और मॉडर्न टाइम में ये इवॉल्व होके आज के दिन की डेमोक्रेसी बन गई। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एंशेंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन मानी गई थी। आप देखो कि जो प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था, मतलब डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन होता था। प्लेटो, सोक्रेटिस कितने ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करते थे, अरिस्टोटल ने कितना सपोर्ट किया। लेकिन इंडिया का भी क्लेम है कि भाई पुराने टाइम पे यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ऋग्वेदा जो हमारा वेद है उसमें बताया कि इसके टेक्स्ट में भी लिखा गया कि सेम टाइम की पॉपुलर गवर्नमेंट, मतलब लोगों द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट यहाँ पे भी थी और उस टाइम पे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आपस में डिस्कशन बहुत हेल्दी होते थे, डिस्प्यूट्स को आराम से सोल्व किया जाता था हर लेवल के ऊपर। क्योंकि ऋग्वेदा में एक वर्ड मेंशन है ग्रेमिनी, जिसमें कि विलेज हेड के बारे में बताया गया कि वो किंग ने एम्प्लॉय किया था। जैसे आज के दिन देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, वहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपलिटी पावर दी जाती है। उसी टाइम पे किंग ने पावर को डिवोल्व किया था, जो कि सिविल और मिलिट्री पर्पज़ के लिए। सेम अथर्ववेदा में मेंशन है इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस सभा। सभा आज के दिन देखो आप लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट में जो असेंबली है उनके बारे में, सभा और समिति या बाबापति एंड सभासद, जो कि जिनका काम ही ये था कि कोई जुडिशियल फंक्शन करेगी, कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन करेगी, कोई डिस्प्यूट्स को वो करे, रिजोल्व करेगी। बट यही कह रहे हैं कि जो आज के दिन है भाई, मटेरियल एविडेंस तो मिल नहीं रहे कि डेमोक्रेसी उस टाइम पे ठीक नहीं थी। ये आपके वेदास में और इससे में लिखा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया दिया जाता है कि दूसरी तरफ अंबेडकर का आइडिया ये है कि इस टाइप की प्रैक्टिस तो बुद्धिस्ट इरा में, जब बुद्धा थे उस टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी। और ये पीरियड था कंटेम्प्रेरी ग्रीक सिटी स्टेट का, कि उस टाइम पे हमारे रिपब्लिक मतलब रूल ऑफ लॉ था और ये चीज़ें वहाँ पे भी की जाती थी। उसमें अम्बेडकर ने खुद ही बताया कि जो अब देखो 3 पीस सूट और दी फॉर्मल इंग्लिश, ये अभी आज के दिन देखो ये तो वेस्टर्नाइज, जो हमने इंडिया ने डेमोक्रेसी लिए कर रहा है कि ये तो अपने आप में एक वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है जो हमने आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फॉलो किया है। उन्होंने बताया कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वो बुद्धिस्ट के संघ में क्या होता था, लोग वहाँ पे आते थे, डिस्कस करते थे, फिर डिसीजन लिए जाते थे। और ये खुद ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने खुद टाइम वहाँ पे आर्गूमेंट में खुद ही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स देखे जाते हैं इंडिया के रिपब्लिकन रूल ऑफ लॉ के, ये बहुत ही डीप हैं। ये सिर्फ ब्रिटिश और वेस्टर्न के नहीं है, बल्कि हमारे एंशिएंट टाइम पे हैं। लिच्छवी किंग का एग्जाम्पल दिया जाता है, जो नॉर्दर्न बिहार में था, लोअर नेपाल में, जो 6th और 5th सेंचुरी में, उस टाइम पे बुद्धा का ही टाइम था। और दूसरा मल्लाज का एग्जाम्पल दिया जाता है, जो कि सिटी ऑफ कुशीनगर, जहाँ पे बुद्धा की डेथ भी हुई थी। तो और वाजी का एग्जांपल दिया जाता है कि अपने आप में कन्फेडरेशन थे। और जो इंडियन रिपब्लिकन है इसको इस टाइम से ट्रेस किया जा सकता है जिस टाइम पे गण संघ का कंसेप्ट था बुद्धिस्ट टाइम पे। और अंबेडकर ने इवन ये विनय पिटक, सुता पिटक, अभिधम्मा पिटक, आपने 3 पिटक सुने हो ना, त्रिपिटका, उसे विनय पिटका में, जो कि थेरवाड़ा बुद्धिज्म ओरिजिनल बुद्धिज्म था, उसमें बताया कि डेमोक्रेटिक के पूरे प्रोसीजर भी उस टाइम पे स्क्रिप्चर में लिखे हुए थे।
उस टाइम पे आप देखो कि जो भिक्षुज हैं कि उनकी जो मोंक होते थे उनकी कितनी मीटिंग्स होती थी, उसको पूरा रिकॉर्ड किया गया था। कितने डिबेट्स हो रही, कौन कौन से मोशन थे, कैसे वोटिंग की जाती, सीक्रेट बैलेट सिस्टम देखो आज के दिन आप देखते हो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है और फ्रांस के प्रेसिडेंट में, मतलब काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। ये भी उस टाइम पे मेंशन है। सेम वहाँ पे देखो जो ग्रीक हिस्टोरियन बताते हैं डिडोरस सिकुलस ने, उसने बताया कि इंडिया में जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था 326 बीसी में, उस टाइम पे उन्होंने खुद लिखा था कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था। देखो कितने हमारी रिच हिस्ट्री है उसमें, चाहे बोला कि चाहे मोनार्क हो या राजा हो, एक असेंबली होती थी जो रेगुलरली मिलती थी और आपस में डिस्कस की जाती थी। जो गणसंघ बताया बुद्धिस्ट के टाइम पे, उसके पास पूरी पावर थी, चाहे फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशरी हो, और वो राजा को उस टाइम पे इलेक्ट करते थे। मतलब राजा उस टाइम पे हेरिडिटरी मोनार्क नहीं था, उसको इलेक्ट किया जाता था। और राजा ने देखा कि काफ़ी स्टेट्स में असेंबली भी वहाँ पे होती थी और वो नोबल्स के द्वारा उसको असिस्ट किया जाता था। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में और बात की जाती है, जो पाली लैंग्वेज उस टाइम लिखे जाते थे, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन थी कि वैशाली के टाइम पे, जो वैशाली स्टेट था उस टाइम पे, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया था कैसे डिफरेंट ग्रुप, मतलब डिफरेंट रिलीजन, इथनिसिटी, कास्ट आपस में डिस्कस करते थे, अपने अफेयर्स को मैनेज करते थे। जिसमें चाहे कोई वॉरियर क्लास हो, कोई इकोनॉमिक क्लास हो या कोई रिलीजियस फ्रेटर्निटी हो, मतलब सबकी चीज़ों को डिस्कस किया जाता था। और जो भी गण और संघ थे वहाँ पे, चाहे इंपॉर्टेंट कम इशू हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, उनको पूरा डिस्कस किया जाता था। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रेणी गिल्ड है, ऑल्दो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट फिर भी इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। क्यों, जो टर्म है गण और संघा, इसका इनिशियली मीन ही ये था कि मल्टीट्यूड, कि आपको सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, और सेल्फ गवर्निंग मल्टीट्यूड की आप अपने अपने हिस्से में अपने खुद की गवर्नेंस चला सकते हो। जितने भी डिसीजन ले जाते थे वो खुद के द्वारा ले जाते थे, और जो भी मतलब कन्वेंशन थी एप्लीकेबल थी वो सभी ग्रुप्स के ऊपर थी कि ये वाली चीज़ें वहाँ भी इंप्लीमेंट की जाएंगी। अब इसमें कुछ दिखा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा था। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप ऑब्वियसली वही होगा जो गवर्नमेंट होगी, उस टाइम पे पूरी सोवरेंटी होगी। पर अम्बेडकर ने ये बताया था कि थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं यहाँ पे अम्बेडकर, जो गांधी आइडिया, जो गांधी का आइडिया ना ग्राम स्वराज वाला, कि राम राज्य वाली बातें हैं, कि जो सेल्फ गवर्निंग विलेज है उससे थोड़ा सा अम्बेडकर का आइडिया डिफरेंस है। क्योंकि अम्बेडकर खुद कह रहा है कि जो हमारे गाँव है वहाँ पे कास्ट के ऊपर कितना ज़्यादा, आप देखो कि दलित्स के ऊपर या बाकी लोअर कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रेशन हुआ पास्ट में। बोला काफ़ी सोशली इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से विलेज को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो माइंड है वो काफ़ी नैरो है, और कम्युनलिज्म के वहाँ पे रूट्स पाए जाते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी इग्नोरेंट हैं और एक दूसरे के प्रति एरोगेंट और इग्नोरेंस के कारण वहाँ पे कम्युनलिज्म के ट्रेस देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। उसने खुद बताया कि ये चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही हैं, क्योंकि गांधी ने खुद विलेज ऑटोनॉमी को सपोर्ट किया, अर्थशास्त्र में सपोर्ट किया, इवन चोला और पांडवा इन्होंने कितना ज़्यादा विलेज को उस टाइम पे सपोर्ट किया। पर अम्बेडकर कह रहा है कि नहीं, उस टाइम पे कास्ट वाली चीज़ें इतनी थी कि जो लोअर कास्ट उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती थी, तो उस चीज़ को उन्होंने अवॉइड किया कि नहीं, आप गांव को ऑटोनॉमी मत दो, यहाँ पे पूरी सेंट्रलाइज और स्टेट्स को ऑटोनॉमी दो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो किया जाए। ये एग्जाम्पल मौर्यन और चोला एम्पायर का दिया जाता है। इवन गुप्ता पीरियड में भी कितना ज़्यादा यहाँ पे इनको फ्रीडम थी। बट अम्बेडकर का ये पॉइंट था कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वो इंटायर क्लास ऑफ पीपल के लिए, जहाँ पे स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए, और विलेज अपने आप में ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हिंदू हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाकी अनटचेबल्स को। क्योंकि इसको खुद भी बोला जाता है कि ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द दलित्स, क्योंकि अनटचेबल को कह रहा है कि वहाँ पे कोई राइट नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ पे एक स्लेव वाला दर्जा दिया जाता है, और वो उस चीज़ पे ही फोकस करते हैं। आप देखो कि उनको कितना सबसर्वियंस फेस करना पड़ता है, कितना ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है। उनको वही बताया कि उनको वहाँ पे कोई ज़्यादा अधिकार नहीं होते। विलेज रिपब्लिक की बजाय वो कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक हिंदू रिपब्लिक हो जाएगा, और हिंदू फोल्ड उसको वो करेगा। लेकिन राइटर ये कह रहा है कि इस टाइप की चीज़ें तो ग्रीस में भी थी ना। ग्रीस में भी आप देखो स्लेव और मास्टर का कंसेप्ट था, बाकियों ये बारबेरियन कहते थे, और इवन 20वीं सेंचुरी तक भी ये चीज़ें चलती थी। कि आप देखो यूएसए में कितना ज़्यादा ब्लैक राइट्स मैटर्स वाला मूवमेंट चला। उससे पहले अब्राहम लिंकन के टाइम पे स्लेवरी का अबॉलिश किया गया। तो बोला ये चीज़ें तो वेस्टर्न कंट्रीज और यहाँ पे भी थी, क्योंकि जो लार्जर कम्युनिटी ऑफ पीपल है वो कह रहे हैं कि वो एक्सक्लूड की गई थी। वन अरिस्टोटल के टाइम देखो कि वीमेन को कोई वोटिंग राइट नहीं था, उसके बाद ओल्ड एज को नहीं था, फिर चिल्ड्रन को नहीं था, स्लेव को नहीं था। तो ये चीज़ें तो दोनों में ही सेम दिखी जाती हैं। राइटर यही कह रहा है कि कोई भी सोसाइटी वो क्लेम नहीं कर सकती कि हम डेमोक्रेसी के वो हैं, हमारे वो जनक डेमोक्रेसी के। हमें चाहे अपना एंसेंट हो या ग्रीक का एंसेंट हो, दोनों को ही हमें, क्योंकि दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुए हैं। और हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी इन्वेंट कहाँ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी जो एलिमेंट फॉर्म है आज के दिन क्या चीज़ें हम उसमें चीज़ ले सकते हैं
क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हमें इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कोई हमसे इसे छीन न ले। और जो अम्बेडकर ने खुद ही एक्सप्रेस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसको आप सेंटर में रखोगे तो डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा टाइम भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर किया जाए अगर कोई मेजोरिटेरियन या कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। और इंडिया अपने आप में न्यू बोर्न डेमोक्रेसी जिसको हमें रिटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो डिक्टेटरशिप आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी पॉपुलर सपोर्ट होती है लोग अपने आप में एक मतलब रैशनलिटी को छोड़ के पैशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। तो पूरा हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।